ये उन्हीं दिनों लिखी गई थी जब हिंदुस्तान आज़ाद होने को था। उसके साथ साल भर पहले लिखी गई होगी, जब दंगे खून खराबी अपनी चरम पर थे, सीमा पर से रिश्ते जुड़ गए थे पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों के, कि लगता ही नहीं था कि इतने इसमें स्टेट्स हैं, इतने इसमें सूबे हैं। कुछ नहीं, एक हिंदुस्तान है, वहाँ रहने वाले अलग अलग संस्कारों के हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी को किसी से शिकायत नहीं है कि किसी के धर्म से ये मानते हैं। सब अपने अपने धर्म पे चलते हैं, अपने रास्ते पे चलते हैं और हाथ पकड़ के चलते हैं एक दूसरे को। तो उसमें वो भावना ही बिल्कुल दूसरी थी। वो वाकई हिंदुस्तान का एक आदर्श प्रारूप का की एक झांकी थी वो दिन गए। अब क्या पढ़ना चाहेंगे? अब ये हिंदी की कविताएं, ये तो उर्दू की थी। हालांकि मेरे अपनी चेतना में ये विभाजन नहीं है उर्दू और हिंदी का। उर्दू और हिंदी अपनी जगह शब्द हैं, इनका अर्थ क्या है वो इम्पोर्टेंट है। उर्दू और हिंदी हिंदुस्तान के दो तबकों की या दो गिरोहों की मातृभाषा है, दोनों, और इसको दोनों समझते और बोलते हैं, जो इसका आसान सामाजिक रूप है। आप मेरठ, मुजफ्फरनगर या उधर चले जाइए या हरियाणा में, तो आपको आम आदमी ऐसी बोली बोलता मिलेगा, कहेंगे अरे ये तो उर्दू है। और मेरा ख्याल है उस वक्त आप स्नान करना चाहेंगे गंगा में, तो वो समय मेरी आंखों में आता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कहाँ से कहाँ आ गए हैं हम लोग, और उसको लिखना भी मुझे असंभव लगता है। उसको व्यक्त करना शब्दों में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे ही दिन थे, इसी देश के वो दूसरे ही दिन थे जिसमें सचेत रूप से मैं बड़ा हो रहा था, चीज़ों को महसूस करते हुए। इनके भाषण अखबारों में पढ़ता था, लीडरों सबके। और फिर जब मैं इलाहाबाद आया तो वहाँ इत्तेफाक से आनंद भवन जो था, पंडित नेहरू का घर, वो एक सेंटर था जहाँ सभी कांग्रेसी नेता और दूसरे पार्टियों के भी लोग आते थे, रहते थे। तो मैं सीन देखती था उनका। खान अब्दुल गफ़ार खां आए और दूसरे भी लीडर हिंदुस्तान की जो समय थे, जो जवान थे कहना चाहिए, उन सब में सबसे जवान अब्दुल गफ़ार ही थे। सीधा शरीर उनका और सबसे कंधे से ऊपर निकले हुए, लंबे और सीधे साधे खद्दर का कुर्ता पजामा पहने हुए, गांधी जी के पीछे पीछे। तो वो दूसरा ही हिंदुस्तान था जिस हिंदुस्तान से मैं आया निकल के। तो हम सब आए। तो मैं अच्छा, ये सब होने के बाद अब मैं हिंदी की कविता जैसे कहते हैं, जो हिंदी मानी जाती है, उसमें अपनी कविता सुनाता हूँ। मेरी कविता में सिंबल्स या प्रतीक प्रायः आते हैं, और इनडायरेक्ट तौर पर इस स्थिति को मैंने व्यक्त किया है इन्हीं प्रतीकों से या बिंबों से, क्योंकि एक बिंब अपने अंदर पूरी दुनिया रखता है। वो बिंब जिन अनुभूतियों से पैदा हुआ, वो अनुभूतियाँ अर्थ रखती हैं। वरना टेढ़ी किस्म की कविता जो सीधे समझ में ना आए, वो मैं लिखना बेकार समझता हूँ। लेकिन मुझे संस्कार ऐसे मिले, कुछ अंग्रेजी कवियों की, कुछ उर्दू कवियों की, जिनमें आधुनिक अपने समय की बात कहते थे, लेकिन प्रतीक ले लेते थे कहीं का भी, कोई भी। वो प्रतीक उनकी रचना के साथ उभरता था, ऊपर से उसको पेबंद नहीं करना पड़ता था, उठता था, तब तो वो कविता का अंग बनता था। अगर अंदर से स्वतः नहीं उठ रहा है तो मुझे
एक हठधर्मी मालूम होती थी कवि की। तो ओ मेरे घर, ये शीर्षक है, सुनिए। ओ मेरे घर, ओ हे मेरी पृथ्वी, सांस के एवज में तूने क्या दिया मुझे। ओ मेरी माँ, तूने युद्ध ही दिए मुझे, प्रेम ही मुझे दिया, क्रूरतम कटुतम, और क्या दिया। मुझे भगवान दिए कई कई, मुझसे भी निरीह, मुझसे भी निरीह। वास्तविकता तो यही है। ऐसी मुझे जिंदगी दी, ओह आंखें दी जो गीली मिट्टी का बुदबुद सी हैं, और तारे दिए मुझे अनगिनती सांसों की तरह, अनगिनती इकाइयों में। मुझसे लगातार दूर जाते मौत की व्यर्थ प्रतीक्षाओं से, और दी मुझे एक लंबे नाटक की हंसी, फैली हुई दर्शकशाला के इस ओर से उस ओर तक, इस छोर से उस छोर तक, लहराती कटु क्रूर। फिर मुझे जागना दिया, ये कहकर कि लो और सो, और वही तलवारें अंधेरे की अंतिम लोरियों के बजाय। इंसान के अखौटे में, इंसान के अखौटे में वो काजल जो बनाया जाता है आँख के लिए, अखौटा कैसे, इंसान के अखौटे में डालकर मुझे सब कुछ तो दे दिया। जब मुझे मेरे कवि का बीज दिया, कवि का बीज दिया, कटुल तिक्त, फिर एक ही जन्म में और क्या क्या चाहिए। इसी के लिए लगा था मिशन। तो एक विचित्र प्रेम अनुभूति, शीर्षक मैंने रख दिया है पहली पंक्ति का एक हिस्सा। थर थराता रहा, शीर्षक थर थराता, थर थराता रहा जैसे बेंत मेरा काय। कितनी देर तक आपाद मस्तक एक पीपल पात में थर थर, एक पीपल पात में थर थर, कांपती काया शिराओं भरी झनझन देर तक बजती रही, और समस्त वातावरण मानो झंझावात, ऐसा क्षण वो आपात स्थिति का। ये जो आपात स्थिति आई थी उसके संदर्भ में ये नहीं है कविता। तो वो शब्द जब फैला है, मेरा ख्याल है कि उससे पहले ये लिख ली गई थी। और क्या है, और पढ़ेंगे? हाँ, निशान लगाएं, कुछ पढ़ देंगे। अब मैं समझता हूँ कि मोटे तौर से तो काफ़ी कविताएं मैंने सुना दी। कुछ कविताएं जिनका बार बार जिक्र भी आया है आलोचकों की कलम से, और कुछ वो किसी न किसी कारण महत्वपूर्ण मान ली गई हैं। तो उनमें से एक कविता है, एक नीला दरिया बरस रहा, शीर्षक है इसका। ये इमेजेस कहना चाहिए, जैसे कुछ रंगीन कागज़ों को लेके, कुछ गोल, कुछ स्क्वायर, कुछ त्रिकोण, अलग अलग रंग के लेके उनको कोई जमाए किसी फलक पर,
तो वो सब मिल के एक सजेशन देते हैं किसी अर्थ का जो उनके पीछे से व्यक्त होता है। तो ऐसी है ये कविता, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ इसे आपको दिलचस्प लगेंगे ज़रूर। एक नीला दरिया बरस रहा है और बहुत चौड़ी हवाएं हैं, मकानात हैं मैदान, किस कदर ऊबड़ खाबड़, मगर एक दरिया और हवाएं मेरे सीने में गूंज रही हैं। एक रोमान जो कहीं नहीं है मगर जो मैं हूँ, एक गूंज उबड़ खाबड़ लगातार, आँख जो कि अखुआए हुए उपज आई हो, बहुत ही करीब, बहुत ही करीब। दिलचस्प न लग रही हो तो मैं इसको छोड़ के और कोई चीज़ सुन। अच्छा, एक सतून फिर हुआ खड़ा जहाँ की वो शुरू से था खड़ा, एक जुनून जो कि महज नाम था फिर हुआ जुनून। मैं सदियों के से उलझे पुलझे पथों से चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, चढ़ रहा उतर रहा हूँ, और वहीं एक बड़ा नन्हा सा बड़ी गहराइयों वाला अणु है, अणु नहीं मालूम, अणु गूंजता हुआ एक व्यर्थ का अभ्युदय या कि व्यर्थ का तुक क्षण का निरंतर एक बूंद लहू, और लो मेरा आविर्भाव कि भवता कि है हो था अभी तक वही मैं कोई एक कविता। एक विलयनवादी काव्य, जिस तरह से धुएं के बादल या बादलों का धुआं छितरा के फैलता जाता है, अगर कोई स्रोत उसका निर्दिष्ट है तो वहाँ से उसको जोड़ के हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत आकर्षक रही है। बादलों का, आसमान का, पश्चिम का, पूरब का जो रंग बदलते हुए जो समा होता है वो मुझे मोहित कर लेता है, और फिर वही इसका मीडियम बन जाता है मेरे काव्य संपदा का। एक विलयनवादी काव्य जो कि केवल मैं लिख सकता हमेशा नहीं, वैसा काव्य जैसा कि इनमें ध्वनित अध्वनित स्वर इत्यादि इत्यादि समय के चौराहों के चकित केंद्रों से उद्भूत होता है कोई, उसे व्यक्ति कह लो कि यही काव्य है आत्मतम। इसीलिए उसमें अपने को खो दिया जाना गवारा करता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा एक महीन युग भाव है, कहीं शायद मेरे लिए मात्र, शायद मेरे ही अनेक बिंबों के लिए मात्र, जिन्हें मेरे पाठक कहा जाए मात्र। तो इसमें और कुछ नहीं, कोई संगीत नहीं, केवल प्रलाप, केवल तम, केवल प्रलाप, केवल मैं और आप, अनाप शनाप। शराब यानी इंसानियत की तलछट का छोड़ा हुआ स्वाद मुझे दो, मगर पैमाना हो फोनेमिक्स, उन भाषाओं का
पश्चिम और पूर्व की जो मिलन सीमा को आर्गनित करती हूँ, बस वही मेरा कवि, तुम्हारा अन्यतम व्यक्ति। नशा मुझे नहीं होता, मुझे पीने वालों को होता है। मेरी कविता को अगर वो उठा सकें और एक घूंट पी सकें अगर, इसलिए बस मुझे वही शराब दो, बस मुझे नशा नहीं चाहिए। और क्या है? गजानन मुक्तिबोध के सिलसिले में कविता है ये। 64 में जब वो भोपाल से लाए गए थे दिल्ली, तो मैथिली शरण जी का एक पत्र नेहरू जी के नाम गया था कि मध्य प्रदेश का एक युवा कवि साहित्यकार है, ये बेहोश पड़ गया है और इसका कुछ इलाज जो हो सकता था मध्य प्रदेश में हमने किया, और अब आप इसका इंतज़ाम कुछ दिल्ली के अस्पताल में कर दीजिए। तो फ़ौरन आदेश गए थे पंडित नेहरू जी के और उनको लाया गया, वहाँ से दिल्ली लाया गया, फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहाँ दिल्ली के रहने वाले प्राय सभी साहित्यकारों ने उनसे भेंट की। वहाँ महीना या 1.5 महीना या कितना वो वहाँ रहे थे। तो वहाँ और फिर उनकी चर्चा शुरू हो गई। ये कोशिश की गई कि उनका एक संग्रह इसी समय निकाल दिया जाए जब वो बेहोश पड़े हुए हैं और बीच बीच में कभी कुछ कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं, 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, तो उनकी आंखों के सामने उसको जरा कर दिया जाए कि तुम्हारा ये संग्रह हम लोगों ने छापा है। तो इस तरह से वो, मैं माचवे जी का ठहरा था और दिल्ली में मेरा कोई ये प्रकाशकों के अलावा कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं था। थे तो उस तरह के नहीं थे कि उठे चल दिए, टहलते उनके घर पहुंच गए, फिर वैसे ही लौट आए। वो दिल्ली में ये बात नहीं थी जो इलाहाबाद में थी या बनारस में भी जो रही। तो मैं गजानन मुक्तिबोध को देख के और जब लौटता था रात में, तो माचवे जी का ठहरा था मैं, मुझे नहीं भूलेगा उनका स्थान, 20 रविंद्र नगर। तो आके कुछ दिमाग में कुछ पंक्तियाँ गूंज जाती थी, उन्हें मैं टाँक लेता था एक तरफ। क्या है उसका, क्या तुक है और क्या फॉर्म है, इसकी कोई चिंता नहीं। अगले दिन जब फिर लौटता तो फिर आके एक पंक्ति कोई बन जाती सहसा, एक मिसरा, फिर मैं टाँक लेता था। इस तरह से कोई महीने 1.5 महीने में ये मिसरे टंकते हुए, बाद में मैंने इनको मिलाया तो मेरे बगैर जाने वो एक ही छंद में और तुक, समान तुक लिए हुए, जिसे कहते हैं काफिया रदीफ, वो सब में थी कॉमन। फिर वो ले के मैंने एक कविता उसको थोड़ा सा इधर उधर से ठीक ठाक किया, ये वही कविता है। गजानन मुक्तिबोध। ज़माने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। ज़माने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। सहर होगी ये शब बीतेगी, और ऐसी सहर होगी कि बेहोशी हमारे होश का पैमाना हो जाए। किरण फूटी है जख्मों के लहू से,
ये नया दिन है, दिलों की रोशनी के फूल हैं, नजराना हो जाए। गरीब उस दहर से हम, दुनिया भर में सबसे गरीब, गरीब उस दहर से हम उठ गए दुनिया से। अच्छा है हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाए। अच्छा है हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाए। बहुत खींचे तेरे मस्तों ने फाके, बहुत खींचे तेरे मस्तों ने फाके, फिर भी कम खींचे, फिर भी कम खींचे। रियाजत ख्वार होती है, इन साधना वो बदनाम हो जाती है। रियाजत ख्वार होती है अगर अफसाना हो जाए, वह चीज़ मुख्य हो जाती है और साधना जो है वो गौण हो जाती है। साधना का जो प्रचार और झंडा है यही मुख्य हो जाता है। साधना कहाँ किधर है किधर है इसका पता नहीं चलता। तो चमन खिलता था, वो खिलता था, और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। चमन खिलता था, वो खिलता था, और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। उनको बहुत प्यार मिला नए साहित्यकारों से, नए साहित्यिकों से। जो नई पीढ़ी उनकी बात आ रही थी और कुछ उनकी पीढ़ी के भी एक आध, तो उनको बहुत प्यार, स्नेह के बजाय मैं कहूँगा प्यार, मुक्ति बोध ने दिया। और आज भी उनका नाम वहाँ पर एक जादू का असर रखता है। और उनका व्यक्तित्व जो है कविता में और हिंदी कविता में एक अनोखा विचित्र है। या तो व्यक्तित्व था निराला का कि इस पे घंटों चर्चा हो सकती है, या फिर व्यक्तित्व गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिया है अपना, जो स्थायी जैसा हो गया। जिस समय उनकी चर्चा सबसे कम हुई उनकी ज़िंदगी में और साहित्य की ज़िंदगी में, उससे कितना गुना, शायद 100,000 गुना आज उनकी कदर है, दिलों में कदर है। उनकी जटिलता वगैरह सब आसान हो गई है, क्योंकि जब हम एक सूत्र पा जाते हैं तो उस सूत्र के सहारे हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो अब इनके सूत्र मिल गए हैं मुक्तिबोध की, काफ़ी लिखा गया, पुस्तकें, ग्रंथावली भी छपी है इनकी। तो रियाजत ख्वार होती है अगर अफसाना हो जाए। चमन खिलता था, वो खिलता था, और वो खिलना कैसा था, वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए, कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। उठती हुई पीढ़ियाँ जो सामने आती थी उनको देख के वो भावुक हो जाते थे कि हमारे आगे की ये पीढ़ियाँ हैं। और उनके लिए चिंता और मनन चिंतन यही उनका शगल था। इसी में कुछ कविताएं भी आ जाती थी या और निबंध लेख वगैरह। अब यहाँ जैसा मैंने लिखा था उसको मैंने शब्दों में रख दिया है। वो गहरे आसमानी रंग की चादर में लिपटा है, वो गहरे आसमानी रंग की चादर में लिपटा है। कफन 100 जख्म फूलों में, वही पर्दा न हो जाए, वही पर्दा न हो जाए। इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ, अजल यानी ऐ मौत तू बीच में क्या है। इधर मैं हूँ, उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है। फ़कत एक नाम है, ये नाम भी धोखा न हो जाए। इसमें हमने मुक्तिबोध को एक अमर शिल्पी या कवि, एक साहित्यकार के रूप में चित्रित किया।
वो सरमस्तों की महफिल में गजानन मुक्ति बोध आया, सियासत जाहिदों की खंदाए दीवाना हो जाए। तो जिसे पागल लोग हंसते हैं, जो उन पर कटाक्ष करते थे, व्यंग करते थे, अब वो खुद हास्यास्पद हो गए हैं उनके बाद, उनके उठ जाने के बाद। अब नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे गए थे। अब मेरा ख्याल है काफ़ी कविताएं हो गई। क्या वजह हुआ? काफ़ी होना है। तो जैसा आप कहें, 2 एक और सुना दूं या आप इसको समाप्त कर? ये रेखा जी कह रही है, वो कविता आप सुना दीजिए। कौन सी बताइए? बच्ची देखती है ना, चंद्रमा 108। अच्छा, आप देखिएगा कि ये कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें शीर्षक है इसका। इसमें कल्पना में और इस चेतना में मेरे सामने एक लड़की आती है जो समझिए 11, 12, 13 साल की उम्र है। 7th, 8th, 9th या 11th में पढ़ती है। एक बात जो मैंने बराबर नोट की है बच्चों में, विद्यार्थियों में, छोटे विद्यार्थियों में, कि उनके पास कल्पना का अपार भंडार होता है। बच्चे जीते ही हैं कल्पना लोक में, और उनको, बच्चों को खुश करने के लिए कल्पना लोक की कहानियाँ भी लिखी गई हैं, एलिस इन वंडरलैंड और बहुत सी चीज़। तो साहित्य में उनका एक विशिष्ट महत्व है, बच्चों का और बच्चों की कविता का। और उसको मेरा ख्याल है अब भी कि साधारण कवि या कहानीकार प्रायः नहीं लिख सकता। उसको उस क्षण बच्चा हो जाना होगा और उसी की मानसिकता में जीना होगा, तब वो अपनी कल्पना को साकार रूप दे सकता है। तो मेरे सामने जो एक पात्र आता है या आती है, उसमें यह है कि एक ऐसी 10-11 साल की लड़की है जो चांद से गप्पे लड़ा रही है। बच्चों में आदत होती है, किसी का संबोधन करके वह डायलॉग में बोलने लगते हैं। तो ये जो एलिस इन वंडरलैंड है, इसका मुझे अनुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और ये लगभग 52, 53, 54 के करीब छपी थी। राजकमल प्रकाशन से। तो इसकी बात मत कीजिए, फिर आपको अच्छा। अब देखिए, ये बच्चे अपने मुहावरे में, अपने अंदाज में, अपनी सीमाओं में व्यक्त करते हैं कुछ चीज़ों को। इनकी कल्पना शक्ति बहुत उर्वर और बहुत सजीव होती है। उनसे कवियों ने भी सीखा है और बहुत कुछ सीखा है। और अब फिर उनका एक ज़माना से आया है, मैं देखता हूँ कि बहुत से हमारे नए कवि उस दिशा में भी कल्पना को दौड़ा लेते हैं। अब वो कह रही है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। ये तिरछे नज़र आना एक अदा भी है, और दूसरे पूरा चांद नहीं है वो, 1-2 दिन के बाद बिल्कुल राउंड हो जाएगा। इस वक्त जो एक किनारा उसका अलोप है, तो वो तिरछा नज़र आ रहा है। इशारा इसी तरफ है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को
फैलाए हुए चारों समत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गुप्त। तो बच्चा बहुत टिपिकल होता है, माँ बाप को या भाइयों बड़ों को देख के भी कोई न कोई उसको अजीब बात सूझती है और वो कह पड़ता है, कह देता है, अनोखी बात जो बड़ों के कल्पना में नहीं आएगी वो कह देता है। तो बच्चों का लगाव माँ से कितना होता है, ये मैंने अपनी भांजी और उनके उससे देखा। तो भाषा उसका नाम, मैंने देखा कि ये बच्चों की किताबें होती थी, उसमें कोई तस्वीर है, अगर एक बत्तख की है या गाय की या घोड़े की तस्वीर है तो बड़ी व्यग्र हो जाती थी। वो मामा से पूछती थी, मामा इसकी माँ कहाँ है? चित्र जो बना हुआ है वो अकेला एक जानवर का चित्र है, एक चिड़िया का चित्र है, माँ इसकी माँ कहाँ है? इसका जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था यही बार बार। अब वहाँ हर एक बच्चे के साथ उसकी माँ को भी बनाया जाए चित्र में, उसका ये आग्रह था। आप देखिए ये कितना गहरा लगाव बच्चे का है कि जो अनजान चीज़ को भी देख रहा है तो उसमें फ़ौरन माँ का ख्याल आता है, माँ से कहाँ दूर है, क्यों है, उसके पास होनी चाहिए। तो बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही मेरा समझा। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही मेरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ये ना होता तो कसम से हम सच कहते हैं आपसे शादी कर लेते फौरन। तो चांद में सारी बातें खूबसूरती की हैं, मगर एक चीज़ उसका तिरछा होना, वहीं से उसकी पोजीशन कट जाती है। और फिर ये कि हाँ, और भी वो उनकी वो करती है, विश्लेषण करती है। आप हंसते हैं मगर यूँ भी तो दिल खींच ही लेते हैं आप, हाँ जी समंदर की तरह, और मैं बेचैन सी हो जाती हूँ उसकी लहरों की तरह। ज्वार भाटा सा अजब जाने क्यों उठने लगता है ख्यालों में मेरी खामखा। तो अब ये वो उम्र है जिसमें कुछ रोमानी कथाएं, प्रिंस एंड ए फेरी, जिसमें कोई परी है या कोई ले जा रहा है, वो उसके दिमाग में बसी हुई हैं। चित्र वगैरह और सब इस तरह की कहानियाँ जो वो सुनती है, उसमें उसको वो अपना बैकग्राउंड बना लेती है। तो आप हंसते हैं मगर यूँ भी तो दिल खींच ही लेते हैं आप, हाँ जी समंदर की तरह, और मैं बेचैन सी हो जाती हूँ उसकी लहरों की तरह। ज्वार भाटा सा अजब जाने क्यों उठने लगता है ख्यालों में मेरे खामखा। जाओ हटो, ऐसे इंसान को हम प्यार नहीं करते हैं। मुंह दिखाई ही फ़कत जो मेरा सरबस मांगे और फिर हाथ ना आए। मुफ्त कविताएं सुने अपने दिल की न बताए, जब भी आए यूं ही उलझाए। ऐसे इंसान को हम आखिर तक प्यार नहीं करते हैं। हाँ समझ गए?